अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुल्क में महंगाई अपनी इंतहा को है और आवाम इसके हाथों शदीद परेशानी का शिकार हैं और इमरान खान हुकूमत की मकबूलियत कम होती चली जा रही है और इसकी वजूहात हैं। जब फसल अच्छी होती है गंदम की तो आटा गायब हो जाता है, जब गन्ने की फसल अच्छी होती है तो चीनी गायब हो जाती है, दवाओं की कीमतें अपनी इंतहा को पहुंच जाती हैं, सर्दियों का मौसम आता है तो चूल्हों से गैस गायब हो जाती है। अभी कोरोना बुरी तरीके से फैला हुआ है कराची शहर में, तो इसका ये 50% से ज़्यादा बढ़ चुका था और अब भी जो टेस्ट हो रहे हैं 50% के लगभग ही तकरीबन होगा, क्योंकि टेस्ट की अगर आप तादाद बढ़ा दें, क्योंकि यहाँ हर दूसरे घर में कोई ना कोई मुतासिर फैमिली ज़रूर मौजूद है जहाँ पर आपको मिलेगा कि उनको नज़ला है, खांसी है, बुखार, इस तरह के सिम्टम्स हैं। और ऐसी सूरत में पूरे मुल्क में बुखार की और नज़ले की दवाएं गायब हो गई हैं। वो बुनियादी दवाएं जो रूटीन की दवाएं लोग अपने घरों में रखते थे वो दवाएं नहीं मिल रही हैं, उनकी सप्लाई ख़त्म हो गई है। तो ये परफॉर्मेंस हुकूमत की है और इसके असरात नज़र भी आ रहे हैं। जितने सर्वेज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हुकूमत की मकबूलियत में खातिर ख्वाह कमी हो रही है। मेरे सामने एक और सर्वे मौजूद है, ये पल्स कंसल्टेंट ने सर्वे कंडक्ट किया जिसमें उनसे सवाल किया गया कि इमरान खान साहब का ये दावा है कि 2 महीने में महंगाई कम हो जाएगी तो वो क्या समझते हैं। अवाम ने कहा 54% पाकिस्तानियों की राय यह है कि 1 या 2 माह में महंगाई में कमी आने के वज़ीर आज़म के बयान पर वो यकीन नहीं करते हैं। नए सर्वे के मुताबिक 15% पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल भरोसा किया है। 56% पाकिस्तानियों को एतबार नहीं कि हुकूमत माशी बहरान से निकल पाएगी। 41% अवाम ने इमरान खान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, जबकि गैर मुतमईन अफराद की शरह में 10% कमी आई। 18% अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए। इस सर्वे में वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से सबसे ज़्यादा मुतमईन खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की कारकर्दगी से मुतमईन अफराद की शरह 29% है, जबकि जुलाई 2021 में मुतमईन अफराद की शरह 50% थी। तो एक वाज़ेह फ़र्क है, इमरान खान साहब की हुकूमत की मकबूलियत में गिरावट नज़र आ रही है। और इसमें जो किरदार अपोजिशन का है मैं कहूँगा कि वो शर्मनाक किरदार है। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि ये खुद अपोजिशन के जय्यद रहनुमा, जय्यद सियासतदान ये बात कर रहे हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने जो बिल पास करवाए हैं हुकूमत ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के सेनेट से, उसके बाद बयान दिया और उन्होंने कहा कि जुम्मे का दिन पार्लियामेंट में खुसूसन सेनेट के लिए मुश्तरका तौर पर शर्मनाक दिन था। सेनेट इजलास में सरेंडर के दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए और इस मंजूरी से पाकिस्तान बैनुल अक़वामी डोनर्स और साम्राज्य की कॉलोनी बन गया। तारीख और आने वाली नस्लें पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को कभी माफ नहीं करेंगी। गुज़िश्ता रोज एक अफसोसनाक दिन था। सेनेट में अपोजिशन सेनेटर्स को अक्सरियत के बावजूद दोबारा ढेर होते देखा गया। इस बार मजाक हद से बढ़ गया है। अपोजिशन जमातें और सेनेटर्स उन सेनेटर्स को हटाएं जो हुकूमत के लिए नर्म गोशा रखते हैं, जो बैठते अपोजिशन में हैं लेकिन वोट हुकूमत को देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेनेट एक सेनेट थी जहां मुट्ठी भर लोग जिया और मुशर्रफ हुकूमत के सामने डट कर खड़े होते थे। रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि आज मैंने इस मीरास को दफन कर दिया है जिसको बनाने में मैंने किरदार अदा किया था। सेनेट की नाकामी की वजह से विफाक और विफाक की इकाइयां कमजोर हुई हैं। तो ये बात कर रहे हैं सेनेटर रज़ा रब्बानी जैसे लीडर के शर्मनाक किरदार है अपोजिशन का। किसी भी किस्म की कानून साजी हो हुकूमत उसे आराम से करवा लेती है। इस दफ़ा जो ये कानून साजी थी इसको यहाँ तक कहा गया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इस जैसे रज़ा रब्बानी साहब भी कह रहे हैं कि सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत किए गए, जब ये मौक़िफ़ अपोजिशन का था और जो कारकर्दगी सेनेट में इसकी रही, तो ये रज़ा रब्बानी साहब का कहना कुछ गलत भी नहीं है और इसको मानना चाहिए। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी हों या मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, उनके जो बयानात हैं वो गरजने बरसने वाले बयानात हैं। तो क्या ये वो बादल हैं जो गरजते तो जरूर हैं मगर बरसते नहीं हैं। आज भी एक जलसे से खिताब किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और सुने उन्होंने क्या कहा। हम वक्त का जालिम का, इस कठपुतली हुकूमत का, इस सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला करने के लिए मैदान में निकले हैं। हमने ऐलान जंग कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद के रुख करेंगे और
Ides of March. जिए भुट्टो। गुज़िश्ता 3 सालों में 1 दर्जन से जायद बार ऑपोजिशन इमरान खान हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है, मगर यह ऐलान जंग होता है, जंग कब होगी ये समझ में नहीं आता। अब कंफ्यूजन यह है कि ये पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं या अवामी दबाव के जरिए लाना चाहते हैं, क्योंकि इसी तकरीर में बिलावल साहब कह रहे हैं कि वक्त आ गया है तहरीक अदम एतमाद का। अवाम का एतमाद उठ गया है। अगर अवाम का एतमाद उठ गया है तो वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद इससे छीना जाए, पार्लियामान में इस पे हमला किया जाए, हुकूमत से निकालना जाए। जीत हार अल्लाह ताला की हाथ में होता है, मगर तारीख गवाह है कि जब तारीख लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी के जियाले दीवार बन के इसकी पटली के सामने खड़े थे। अब किसकी बात माने, रज़ा रब्बानी साहब की बात माने, बिलावल साहब की बात माने कि तारीख लिखी जाएगी तो ये शर्मनाक किरदार के तौर पर याद किया जाएगा अपोजिशन का किरदार, या इस तरह से याद किया जाएगा कि ये दीवार बन के खड़े थे हुकूमत के सामने और उसको फैसले जो मुल्क के खिलाफ थे उसे करने से रोक रहे थे, इनके मुताबिक जो फैसले मुल्क के खिलाफ है उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने भी कमर बांधी हुई है। बिलावल साहब अगर मार्च लेके निकलेंगे 27 तारीख को, तो अली जैदी साहब भी एक मार्च निकालेंगे और वो आएंगे कराची की तरफ अंदरूनी सिंध से, और असद उमर साहब तो ये कह रहे हैं कि 2023 के बाद सिंध में उनकी हुकूमत भी बनेगी। नज़र आता है कि सिंध के अवाम जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में शायद इतने बुरे हालात कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे। पानी छोटे जो काश्तकार हैं उसको पानी के लिए तरसा दिया है, जो ताकतवर है उसका ज़ोर चल रहा है, वहाँ पर ना पुलिस काम कर रही है, लोगों को डाकू राज के ऊपर छोड़ दिया है। 13 साल से तो सूबा ही पूरे डाकू चला रहे। इमरान खान साहब का विजन बड़ा वाज़े है, हर पाकिस्तानी उनकी नज़र में बराबर है, और जिस तरीके से बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर कोशिश की जा रही है हालात को बेहतर करने के लिए, अवाम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यही उनकी हिदायत हैं कि हर सूरत में सिंध के अंदर भी 2023 में किसी सूरत में भी ये मुमकिन नहीं है कि ये जो डाकू राज सिंध के अंदर चल रहा है इसको मज़ीद चलने दिया जाए। अब मामला ये है कि जब तमाम ही सियासी जमातें अवाम को सब्ज़ बाग दिखाएं, उनको मोबिलाइज़ करें, उनको मैदान में लेकर आएँ, उनसे वोट मांगिए और उसके बाद जब फैसला कुन मौका आए तो उस वक्त पीछे हट जाएं अपने मौक़िफ़ से, तो लोगों में एतमाद कम हो जाता है, निज़ाम पर से एतमाद कम हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त मुल्क में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है और ये बातें होने लगी हैं, बड़ी सीरियस सतह पर ये बातें हो रही हैं, ड्राइंग रूम्स में ये बातें हो रही हैं। बहरहाल इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है तो आने वाला वक्त बताएगा। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ, सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और कादिर मंदूखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर मंदूखेल साहब, किसकी बात का एतबार करें? बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी पार्लियामान से अदम एतमाद का वक्त आ गया है, अवाम ने इमरान खान हुकूमत का साथ छोड़ दिया तो हमला कर दें इनको पार्लियामेंट के अंदर। दूसरी तरफ आप ही के इतने सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि सेनेट के अंदर आपका जो किरदार है वो शर्मनाक किरदार था। तो क्या माने इसमें, क्या समझें, क्या रज़ा रब्बानी साहब की बात को ठीक समझें, बिलावल साहब की बात को ठीक समझें? मसूद रज़ा साहब, मैं कादिर खान मंदोखेल, पाकिस्तान के खुशहाल शहर मिनी पाकिस्तान कराची से आपसे मुखातिब हूँ। बात आपने ख़ुद अपनी गुफ्तगू में ये कही है कि रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि शर्मनाक दिन है। उस दिन को आपने गो कि मैं आज मिट्टी शहर से आ रहा हूँ और अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ, तो मैंने मीडिया नहीं देखा कि उसने एग्जैक्ट क्या बयान दिया है, लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में ख़ुद ये साबित कर दिया है कि उन्होंने शर्मनाक दिन कहा। आपने उस दिन को शर्मनाक किरदार अपोजिशन का कहा, तो दिन क्यों शर्मनाक था भाई? बात मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस बात से आपके इत्तफाक करता हूँ कि अपोजिशन जो है ना वो मुत्तफिक नहीं है, लेकिन ख़ुद रज़ा रब्बानी साहब का ये कहना मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात उसने की है, ऐसा वो कह नहीं सकता है किसी सूरत में। यकीनन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इत्तफाक नहीं है, लेकिन इसको शर्मनाक किरदार कहना ये मैं किसी तौर पे मानने को तैयार नहीं हूँ कि रज़ा रब्बानी साहब ऐसी बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात चलिए आप पहले मुताला कर लें, चीज़ों को चेक कर लें तो समझ में आ जाएगा। जी 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 जी, चलो ठीक है, मैंने नहीं सुना। बहरहाल
ऐसी कोई बात नहीं है, उसे आपने अपनी बात नहीं बताई। दूसरी, आपने असद उमर साहब का क्लिप सुना है कि वो डाकू रोज, तो मैं कहता हूँ कि ये इतना बड़ा बेशर्म आदमी है कि जब ये अरस्तू बना हुआ था और पाकिस्तान की मईशत को 3 महीने में ठीक करा था, तो फेल होने के बाद फिर वापस उसी काबिना में किस मुँह से है। और सिंध पर ख्वाब देखने के लिए मैं उस केस में सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ था जब जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे। उस वक्त भी बड़ी कोशिश की उन्होंने सिंध में गवर्नर राज लगाने के लिए, सिंध की एमपीए तोड़ने के लिए, मगर वो नाकाम रहे। नाकाम होने के साथ साथ ये हाल इनका कराची में 14 एमएनए और 29 एमपीए के बावजूद ज़मनी इंतखाबात मेरे वाले इलेक्शन में पीटीआई 6ठे नंबर पे आ गई। फिर आपने पुख्तनख्वा में हाल देखा, जो सबसे मजबूत गढ़ था इनका साउथ पुख्तनख्वा, वहाँ 4 मेयर में से 1 मेयर भी इनका नहीं आया। नहीं, ये तो मैंने बिल्कुल बता दिया, इनकी मकबूलियत कम हो रही है। कादिर मंदोखेल साहब, दुरुस्त बात, ये मैंने सर्वे भी बताया, वजूहात भी बताई, लेकिन आपसे जो मेरा सवाल था, आप कह रहे हैं कि रज़ा रब्बानी साहब ने ऐसा नहीं कहा होगा, मगर उन्होंने ऐसा कहा है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आप जुम्मे के दिन शर्मनाक किरदार करार दे रहे हैं रज़ा रब्बानी साहब, तो आप क्या कहेंगे? धचका लगा है अपोजिशन को कि एक ऐसा बिल पास हो गया जिसे आप कहते थे कि कौमी सलामती से इसका ताल्लुक है, ये पास नहीं होना चाहिए, धचका लगा है अपोजिशन को? मसूद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शर्मनाक तो दिन है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ हमने अपने ज़मीर बेचे हैं, हमने अपने मुल्क की ऑटोनॉमी बेची है, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी बेची है, अपने पाकिस्तान की ऑटोनॉमी बेची है। और जब आप अपना मुल्क IMF के आगे सिर्फ 3 अरब की खातिर इस तरह बेच आओ, तो फिर शर्मनाक दिन वो होता है, और हम सब के लिए है। एंड बहसीयत पाकिस्तान वी आर ऑल अशेम्ड। हमने जितनी कोशिश की हुकूमत को समझा सकें, हमने बड़ी कोशिश की इनको बता सकें कि रीनिगोशिएट करें अपने टर्म्स, अपनी चीज़ों को बेहतर करें, कि पाकिस्तान जो आप करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये आने वाली हुकूमतें भुगत देंगी। आने वाले आप लोगों का तो जाते जाते ये वो आप लोग खुद तो फारिग होने लगे हैं, लेकिन डू नॉट पुट द पाकिस्तान द कंट्रीज सॉवरेंटी एट स्टेक। लेकिन इनको क्या नज़र आया, जब चीनी महंगी हो रही थी तब इन्होंने नहीं देखा, जब मुल्क में बिजली का बहरान, आटे का बहरान, हर तरह का बहरान था, तब इनके सर पे जूं नहीं रिंगी। मगर बैरिस्टर साहब, एक्शन जो है आपका ऑपोजिशन का एक्शन, जूं नहीं इनके, वो आपके दावों से इतना मुख्तलिफ क्यों है? आप कह रहे हैं शर्मनाक दिन है, मगर उस दिन जो रवैया है ऑपोजिशन का, वो भी तो शर्मनाक है ना। आप अक्सरियत में सर, ऑपोजिशन का रवैया किस तरह? हमारे पूरे बंदे थे, 2 बंदे आपके, एक कोविड की वजह से नहीं थे और एक शी वाज ट्रैवलिंग फॉर हेल्थ रीजंस, दोनों को बताया गया था। रात के 1 बजे एजेंडा देख के आप पेश किए जाता है, और आपको इसी को तो कहते हैं प्री पोल रिगिंग। आपने मिल मिला के करके और पाकिस्तान को बेच दिया यार, मतलब एट व्हाट, कि भाई कि ये मुल्क की सलामती की बात है। ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा, और लोग उनको इस जमात को भी खुद समझ आएगी। मगर बैरिस्टर साहब, ये आपको पता है ना कि इसी सेशन के दौरान, इन्हीं 2-4 दिनों में हुकूमत ने इस बिल को ले करना था सेनेट में। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, क्योंकि एक दिन पहले भी आप लोग को मुतालबा कर रहे थे जी बिल लेकर आए, हुकूमत ने डिले किया, तो हुकूमत को लेकर आना था, आपको तैयार रहना था। मेक श्योर किया सर, इन्होंने मेक श्योर किया कि आपने लोगों को, लोग भागते भागते पहुंचे, सम पीपल कुड नॉट मेक इट फ्रॉम पीपल्स पार्टी, हमारे बंदे पूरे थे, और उसके बावजूद देखिए ना, हमारे लिए तो सबसे शर्मनाक ये बात यह है कि हम ये हमारा मुल्क बेच आए हैं यार फॉर 3 अरब रुपया। आप व्हाट एल्स कैन वी से, कि हम तो यही चीखें मारते रह गए भाई, इनको बताते रह गए कि भाई कि पाकिस्तान। अच्छा, ये बात तो मैं सदाकत भाई से पूछूंगा, मुझे ये बताएं बैरिस्टर साहब कि पीपल पहले जब इंतखाब हुआ वहां पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, और फिर पीडीएम टूट गई, तो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पीठ में छुरा घोंप दिया है। इस दफा आपका क्या असेसमेंट है, क्या हुआ इस दफा? क्या हुआ जी, सबको पता है। इनको फ़ोन कॉल्स थे, कुछ को ऊपर प्रेशर था, कुछ की क्या रीजंस थी, लेकिन जो भी रीजंस थी या जो भी वो था, कि देखिए इसमें बड़ी क्लियर एक चीज़ है
कि ये जो हुआ ये पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, हमारे स्टेट बैंक। देखिए ना, आपने क्या, हुकूमत ने किया क्या यार, हम इस बिल के खिलाफ क्यों है? हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने किया कि आपने अपने स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी छोड़ा है भाई, कि अब सरकार जो है स्टेट बैंक से पैसे नहीं ले सकती, आपको प्राइवेट बैंक्स के पास जाना है पैसे लेने के लिए। और किस वजह से? इनकी अपनी नाअहली नाकामी की वजह से। देखिए, आप इस पे एतराज बिल्कुल करते रहे, लेकिन जिस दिन आपने एक बात आपको इस पे रुका, सीसा पलाई हुई दीवार बन रहा था ना, इन्होंने उस दिन आप नहीं कर सके। सदाकत अली अब्बासी साहब, हम तो सीसा पलाई हुई दीवार है, हम तो सीसा पलाई हुई दीवार है। और आपको नजर आता है कि जब 12 बाई इलेक्शन में ये 9 हार जाते हैं, फिर दीवार बहुत छोटी है, हुकूमत ऊपर से छलांग लगा के चली जाती है दूसरी तरफ। सर अगर ये मुल्क का खुदा करने के लिए तैयार है सदाकत अली अब्बासी साहब, तो देन देयर इज, देखिए हम इनको आईना दिखा सकते हैं, हम इनको रोक सकते हैं, हम इनको बता सकते हैं, लेकिन इनके ज़मीर इतने मुतमईन है इस मुल्क को बेचने के बाद भी, तो व्हाट एल्स कैन वी डू? बहरहाल आप लोगों का जो जिस दिन काम एक्शन का दिन था, उस दिन आपका एक्शन जो था वो आपके बयान से मुताबिकत नहीं रखता, ये बात तो मुसल्लमा हकीकत है। मगर सदाकत अली अब्बासी साहब, बिलावल साहब आ रहे हैं 27 तारीख को और कह रहे हैं इस्लामाबाद में बड़ा कचरा जमा हो गया है, सारा कचरा साफ करेंगे इस्लामाबाद का। वो तैयार हैं आप लोग? अच्छा मसूद, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। आपको पंजाबी समझना आपको आती है ना, मंदोखेल साहब को आती है, तो मैं पंजाबी में एक ऑपोजिशन के लिए थोड़ी समझ लेता हूँ, कह लीजिए आप। पंजाबी कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं वसदी भी नहीं, नसदी भी नहीं, तो विचली गल दसदी भी नहीं। ना ये रहना चाहती है, ना ये जाना चाहती है, ना ये नाराजगी की वजह बताना चाहती है। अच्छा, अब सुने इनका मसला क्या है। 2 बातें हैं। एक इनका बयानिया है कि जी ये बिल मुल्क के इतना खिलाफ है कि इसके लिए जंग करनी चाहिए। तो यार शर्म करो, तुम लोग घर बैठे रहे हो, तुम्हारी ऑपोजिशन अक्सरियत थी, हम जीत गए। अगर आप समझते थे कि ये मुल्क की सलामती के खिलाफ है और आपके बंदे छुप गए, इसका मतलब है वो गद्दार हो गए फिर। अब दूसरी बात ये कि बिल्कुल ये मुल्क के ऐन मुताबिक है, पीटीआई की नजरिए, पीटीआई के मंशूर के ऐन मुताबिक है। आप अभी कोई दुनिया की किताब उठा लें, पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं वो ऑटोनमस इसलिए होते हैं कि यहाँ कोई नवाज शरीफ साहब आएँ और कहें जी नोट छापो और नोट छाप के कर्जे बढ़ाई जाओ और मुल्क को मकरूज करते जाओ। जहाँ तक बात है कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी, बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं। स्टेट बैंक को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो चलाएगा और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सारे बंदे हुकूमत अपॉइंट करेगी। नंबर 1, जो उसका पूरा बोर्ड है और चेयरमैन है वो गवर्नर है, वो पार्लियामान को जवाबदेह है। और हम बिल्कुल कतई तौर पे ये चाहते हैं कि हुकूमतें इस तरह गैर ज़रूरी तौर पे सेंट्रल बैंक को मिसयूज ना करें। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये जो इक़दाम हो गया अब वक्त साबित करेगा कि अच्छा इक़दाम था या बुरा इक़दाम था। इससे आगे निकलते हैं ना, आज बिलावल साहब के जलसे पे जरा बात करें। वो कह रहे हैं कि मैदान ऐलान जंग कर दिया है आपके खिलाफ, मुतालबात सामने रखेंगे और आपको घुटनों पे झुकाएंगे। कचरा बहुत हो गया इस्लामाबाद में, उसे साफ करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, बिलावल साहब की जंग, अभी तक तो इनकी जंग पार्लियामान में रही है। 3.5 महीनों में 7 दफा इन्होंने लॉन्ग मार्च की बात की, फेल। आर या पार करने की बात, फेल। बजट रोकने की बात की, फेल। कानून साजी रोकने की बात की, फेल। इन्होंने कहा हम अदम एतमाद करेंगे, फेल। इन्होंने जो बात की उसमें ये फेल हुए। तो अब अगली दफ़ा कैसे यकीन कर लें कि वही बिलावल साहब, वही शहबाज साहब अपने अपने केसेस, अपने अपने मामलात, ये कभी भी एक दूसरे के साथ है नहीं। ये परसों भी अब एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन्होंने जानबूझ के एक दूसरे को डिच किया। एक सेनेट जहाँ इनकी अक्सरियत है वहाँ तो ये कुछ कर नहीं सकते और ये बाहर करेंगे। बिल्कुल डिसक्रेडिटेड है, इनका कोई मकसद नहीं है। बिलावल साहब के वालिद साहब के वो क्या फेक अकाउंट्स वाले केसेस हैं, वो फालूदे वाले और वो मुर्दों वाले, और शहबाज साहब के अपने 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं जो बिल्कुल कंक्लूड होने लगे हैं। जहां शहबाज साहब के 15 से 20 हज़ार के जो मुलाजमीन तनख्वाह वाले थे उनके अकाउंटों में अरबों रुपए आए हैं, जिसमें एक मशहूर मकसूद चपड़ासी है जिसके अकाउंट में 4.25 अरब रुपए आया। सदाकत भाई, अब छोड़ दें यार इन बातों को। आप या जिस दिन आप कर लीजिएगा ना उस दिन बताइएगा। तो बातें आप 4 साल से छोड़ दें, मुझे बताएं। आप बड़े, मुझे बड़ी हैरत हुई आपकी बात सुन के छोड़ दें यार। एक आदमी ने 16 अरब इस मुल्क का लूटा, आप करें ना, छोड़ दें, करके दिखाएं तो फिर बातें ना, बातें किए चले जा रहे हैं 4 साल से। मसूद, मैं वोट लेके आया हूँ एहतसाब करने के लिए। मुझे लोगों ने वोट दिया इसलिए कि पीपल्स पार्टी नून का और नून पीपल्स पार्टी का एहतसाब नहीं कर सकती।
मैं क्यों छोड़ूं 16 अरब रुपया शहबाज शरीफ का? मैं तो आखिरी दम तक शहबाज साहब को दिखा देना के लिए नैब इस वक्त जो है तरमीम करने के बाद नैब को तो आपने वो एफआईए में केस है, नैब में नहीं है जो आप तरमीमें लेकर आए। नहीं सब के सब अपने जो है वो केसेस लेके निकल चुके हैं। ये एफआईए का केस है और ये केस दोनों केस मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, दोनों पार्टियां मनी लॉन्ड्रिंग वाली हैं और दोनों का अंजाम इनको सजा देना है। बाकी तो मुल्क ठीक चल रहा है। मुल्क में क्या मसला है? ये 100 दफा भैया चालान तो पेश कर दें शहबाज शरीफ साहब का, बिलावल साहब का है, अदालत बार-बार मांग रही है आपसे, ठीक है, कौन से? मगर कादिर मंदू खेल साहब आपको नहीं लगता कि ये दो अलग अलग मार्च करने से मसूद रजा दो अलग ये 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के सारे सबूत बैंकिंग ट्रांजैक्शन जमा होगी अदालत में, अब सजा होगी सर करें ना करें, जिस दिन कर लेंगे उस दिन बताइएगा, जिस दिन कर लीजिएगा उस दिन बताइएगा। हमने जमा करवा दिया, अब अदालत ने करना है बाकी काम। हाँ बस नहीं, अगर केस बनाया होगा, इमरान खान साहब ने इसी पर तो फारिग कर दिया शहजाद अकबर साहब को, 100 तो गवाह इसमें रख दिए, पता नहीं कितने अरसे का आप केस चलाना चाहते हैं, केस को मजबूत बनाना था, कमजोर बनाना था। इमरान खान साहब नाराज किस बात पर? आप तो मीटिंग से बैठते हैं, 16,000 आपको पता है ट्रांजैक्शंस हैं और 14 बंदे हैं और 28 उसमें बैंक अकाउंट है और 16 अरब रुपया की मनी लॉन्ड्रिंग है। कादिर मंदू खेल साहब, ये जो दो एहतजाज हो रहे हैं अपोजिशन के, तो ये आप अपोजिशन को मजबूत कर रहे हैं, एहतजाज को मजबूत कर रहे हैं या हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं? मसूद रज़ा साहब, आपने बड़ी अच्छे जवाब उनको दिए जो इल्ज़ामात और पीपल्स पार्टी या अपोजिशन के रहनुमाओं के ऊपर लगा रहे थे। और अभी ये जो 126 दिन के धरना पार्टी में या 3.5 साल की हुकूमत में और आज भी सदाकत अब्बासी साहब उसी चीज़ को कर रहा है, लेकिन वो अपने बगल में जो दाएँ बाएँ चोर थे, जो सर्टिफाइड चोर थे, वो उनको नज़र नहीं आ रहे। फॉरेन फंडिंग केस 7.5 साल से इनकी अपनी रहनुमा ने सवाल पर आ जाए और ये मुख्तलिफ तरीकों से सवाल से पहले जो दो धरने आप दो एहतजाज कर रहे हैं, ये आप जरा देखिए मैं आपकी सवाल से पहले तो थोड़ा सा 2-3 जो बातें ये कही है उसका जवाब तो दूं। उन्होंने बिलावल साहब के वालिद साहब के बारे में कहा, उन्होंने सवाल ही नहीं किया जिसको ठीक है नहीं सवाल नहीं किया, सवाल तो उठाया था ना, मुझे तो जवाब देना है ना। मगर मैं ज़रा इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिलावल के वालिद साहब जो आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और सुरखरू है और होंगे भी इंशाअल्लाह, इमरान नियाज़ी साहब के वालिद साहब को किस बात पे निकाला गया नौकरी से, ज़रा उसका भी शजरा निकाले। आपका जो सवाल है कि धरनों के सर जी कहाँ आप जा रहे हैं, ये एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना। मैंने सदाकत भाई को भी कहा आप इल्जामात न लगाएं, करके दिखाएं। मैं तो एक सिंपल सा सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप एहतजाज करने जा रहे हैं, दो एहतजाज कर रहे हैं, अपोजिशन को कमजोर कर रहे हैं या हुकूमत को की सहूलतकारी कर रहे हैं? देखिए, हमें पीडीएम के दोस्तों के साथ इस बात पे इख्तिलाफ था और रहेगा कि जब मुल्क में अफरा तफरी चल रही है, जब मुल्क में महंगाई है और शायद कल फिर पेट्रोलियम महंगा करने जा रहे हैं, ऐसी सूरत में 4 महीने के बाद एहतजाज की कॉल देना हम उसे इख्तलाफ रखते थे। इसी वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले ऐलान कर दिया। अब उसके बाद यकीनन फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने आज भी रिपीट किया कि हम उसी बात पर कायम है कि हम 23 मार्च को ये मार्च करेंगे। तो मुमकिनात है जो मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किए कि यकीनन जो अपोजिशन की पार्टी है उनमें एक इख्तिलाफ है, अगर ये एक तारीख़ हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन हम इंतज़ार तो नहीं कर सकते 23 मार्च का, क्योंकि हम तो एहतजाज दिसंबर के महीने में भी 3 एहतजाज कर चुके हैं, पिछले हफ्ते भी हमने किया है और अब यकीनन 27 फरवरी के लिए हमारे पूरे पाकिस्तान भर से तमाम MNA MPA को टास्क मिल चुका है कि उन्हें लोगों को निकालना है इस्लामाबाद की तरफ। और अगर PDM के लोग लेट कर रहे हैं, ये पावर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बैरिस्टर साहब, उसमें ये जो कुव्वत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो आपकी नज़र में क्या ये फ़ायदा होगा अपोजिशन को? एक वो एहतजाज निकालेंगे, उसके बाद आप भी निकलेंगे, ठीक है एहतजाज तो हो जाएगा, लेकिन क्या ये मुनासिब ना होता कि दोनों एक साथ होते? पीपल्स पार्टी का ये जो पहले मार्च करने का फैसला है, या मौलाना फजल रहमान अभी भी डटे में 23 मार्च को इन्होंने करना है, तो आप लोग एक साथ क्यों नहीं होते? और अगर नहीं होते तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये तो हुकूमत के लिए सहूलतकारी का किरदार होगा, एक मौसर एहतजाज तो नहीं हो सकता ऐसे। दानियाल साहब जी सॉरी, मुझे आपके सवाल का समझ नहीं आया। बैरिस्टर दानियाल साहब सुन रहे हैं आप?
मैं सवाल ये कर रहा था कि दो मार्च निकल रहे हैं, 27 तारीख को, एक 23 मार्च को, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को फिर यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है कि एहतजाज कमजोर हो जाए। आप दोनों एक साथ निकलते तो एक अलग बात होती। देखें जी, इतना भी इत्तेफाक आपके अंदर नहीं है तो बड़ी एक सहूलियतकारी तो नजर आ रही है, एहतजाज तो इसमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, देखें जी, इसमें बड़ा क्लियर चीज़ है कि हमारा जो भी फैसला है वो पीडीएम का फैसला है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनका इकट्ठे बैठ के फैसला है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या किसी जमात का अकेला फैसला नहीं है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये अगले आने वाले कुछ, ये इनकी आखिरी सांसें हैं। वो पीपल्स पार्टी से अकेले निकले या मुस्लिम लीग नून पूरी पीडीएम के साथ निकले, आप इंशाअल्लाह आफ्टर मार्च दे आर गॉन, देयर हिस्ट्री। एंड द रीज़न देयर हिस्ट्री इज़ कि उन्होंने पाकिस्तान में आज 4 साल पूरे होने के बाद भी ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोगों के गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कोई किसी चीज़ की सिमत इन्होंने सीधी नहीं की। और आज ये जो कर रहे हैं ये अवाम के साथ फिर झूठ और आज अवाम फिर मुंतज़िर है कि वो गवर्नर हाउसेज जो उन्हें गिराने थे और यूनिवर्सिटियां बनानी थी, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजट ज़ीरो करने थे और उस पर कॉलेजेस बनने थे, वो 1 करोड़ नौकरियां, वो 50 लाख घर, आज इन तमाम चीज़ों के फेलियर के बाद हमने इनको 4 साल दिए सर, 4 साल के सियासी शहीद ना बने। लेकिन आज बात वहाँ आ गई है कि अब 20 मिलियन लोग पावर्टी लाइन से नीचे गिर गए हैं। आज बात यहाँ आ गई है कि 5 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ अपने कैमरामैन, किसी और बंदे, अपने मीडिया के लोगों से पूछें कि जो 25-25 हज़ार रुपए में अपने घर का बजट किस तरह बनाते हैं तो आपको समझ आए। ये तो आज भी सदाकत साहब की बातें सुने तो ऐसा लगता है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। और आज सर हमने जितनी अच्छी ऑपोजिशन इनको दी, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें, कोई एक एहतजाज नहीं किया। इनको बार बार बताते रहे, इनको आईना सिर्फ दिखाते रहे और कहते रहे तुम लोग समझ जाओ, इस मुल्क को तबाह कर रहे हो, मुल्क को तबाह कर रहे हो। लेकिन नहीं सर, हम इनको सियासी शहीद बनना देना नहीं चाहते थे कि कल ये फिर उठ के वापस ना आ जाए। अब ये वो लोग बन गए, ये वो पार्टी है कि अवाम चाहती है, जिन्होंने इनको वोट भी दिए ना सर, तो वो क्या कहती है सर, मैं आपको बात बताऊं, जिन्होंने मसूद साहब इनको वोट भी दिए आज गली मोहल्लों में कहती। ठीक, एक ब्रेक मुझे लेना है। आप जो फरमा रहे हैं ना कि इनको सियासी शहीद भी नहीं बनने देना है, तो ये अभी जो आप वक्त से पहले हुकूमत गिराने जा रहे हैं तो सियासी शहीद ही तो बनाएंगे। अगर पार्लियामान के अंदर भी लेकर आएंगे तो वो सीओडी का जो आपका नजरिया था वो तो खत्म हो गया ना। तो सियासी शहीद बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मार्च करेंगे नहीं करेंगे, साथ करेंगे अलग करेंगे, कानून साजी को रोक सकेंगे नहीं रोक सकेंगे, मुकम्मल कंफ्यूजन में घिरी हुई ऑपोजिशन। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। हमने ऑपोजिशन की कन्फ्यूजन की तो बात की कि वो कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन हुकूमत भी पता नहीं क्या सब्ज बाग देख रही है। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपके सिंध के सदर कह रहे हैं कि वो अंदरून सिंध से जलसा लेकर आएंगे, मार्च लेकर आएंगे कराची में। आपको पता है यहाँ पर आपकी कराची में जहाँ से सबसे ज़्यादा आपको वोट मिले, आपकी तंजीम साजी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। आपकी पार्टी टूट फूट का शिकार है, धड़ों में बटी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि अंदरून सिंध से तो बाद में निकालिएगा, शायद यह भी मुमकिन ना हो कि आपके सिंध के सदर अपने हलके में जाकर एक जलसा भी कर सकें। आपके लोग ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद असद उमर साहब जब ये कहते हैं ना कि डाकू राज से जान छुड़ाएंगे, 2000 सिंध के बाद जो है आपकी हुकूमत सिंध में होगी, कैसे आपको ये ख्याल आता है कि ऐसा हो जाएगा? आपकी तो कहीं प्रेजेंस ही नजर नहीं आती है यहाँ पे ग्राउंड में। जी मसूद साहब, आपने जो भी पार्टी तंजीम की बात की वो बिल्कुल ठीक है। पार्टी तंजीम सिंध में नहीं, कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में टूटी हुई है और नया बन रहा है। और अली जैदी को टास्क दिया गया कि वो शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल साथ जनरल सेक्रेटरी शायद खुरम शेर जमान है। ये आपको पता चल जाएगा कि PTI की स्ट्रेंथ कितनी है। और जाहिर है कोई 20-22-25 दिन रह गए हैं, 30 दिन रह गए हैं इस प्रोग्राम को, आपको समझ लग जाएगी। देखिए सिंध में लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कराची जैसा जिसे आप कहते हैं बदहाल शहर, जाहिर है पाकिस्तान का वो माशी हब है, पाकिस्तान का दिल है और उसको पीपल्स पार्टी। अच्छा सदाकत भाई, सवाल मैंने इसलिए भी किया, मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये सवाल मैंने इसलिए भी किया कि देखिए जमात इस्लामी यहाँ पर एहतजाज कर रही है, यहाँ पर MQM डंडे खा रही है, PSP फवारा चौक पर बैठी हुई है, आप गायब हैं। नहीं, आप समझे ना, इसका मतलब ये हुआ कि सब ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो बैड गवर्नेंस है और जो करप्शन है उसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी है और ये सारे अपॉर्चुनिटी कैश करना चाहते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी जब नीचे जाएगी तो किसी न किसी ने उठना है। जितनी पार्टियों का आपने नाम लिया ये सारी एक लिमिटेड पार्टीज़ हैं
जबकि कौमी पार्टी तो सिर्फ PTI है। तो जाहिर है PTI ही हुकूमत बना सकती है, हो सकता है MKM तो हमारी एलाई है, GDA भी हमारी एलाई है, बाकी भी हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन कम से कम ये पीपल्स पार्टी ने जो कराची का और कराची के शहरियों का और सिंध के जो बाकी इलाके उनका जो बुरा हशर किया, उनका जवाब तो देना है। हम तो इसलिए समझते हैं कि सवाए सिंध के पूरे पाकिस्तान में हर ख़ानदान को 10-10 लाख रुपए का कार्ड मिले और मैं हेल्थ कार्ड मिले। मैं आपको बताऊं कि हम 4 भाई हैं और एक मेरे वाले साहब की फैमिली है, खाली 50 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मेरे घर में आई है। इसी तरह दानियाल चौधरी के घर में भी आई है। आप और मंदो खेल साहब को नहीं मिला, आपने इसलिए कि पीपल्स पार्टी आपकी वहाँ जीती है। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको भी हेल्थ कार्ड सबको मिलेंगे और जो सिंध में सबसे बड़ा जो हेल्थ का इशू है उसको हल करने। भाई मैं तो कह रहा हूँ आपके जो सिंध के सदर है ना, वो अपने हल्के में एक जलसा करके दिखा दें। आपसे समझ नहीं रहे मेरे सवाल को, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सुने एक जलसा करके दिखा दें अपने ये सियासी बात है। और चलें आप सुने 27 तक इंतजार करें। अगर उनके हल्के से लोग ना निकले तो मैं आपकी बात मान लूंगा। ये अब आपका ख्याल है, आप कराची से और आपने ये तनकीद किया, मैं इस तनकीद को ले लेता हूँ। लेकिन इसका फैसला 27 फरवरी को हो जाएगा कि लोग पीपल्स पार्टी से कितना नाराज हैं और उनके PTI ने उनको कराची में अपना कैसी ये मोबिलाइज हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अंदरूनी सिंध में। कादिर मंदू खेल साहब, कैसी तैयारियां हैं आपकी? ट्रैक्टर मार्च भी निकाला, CM सिंध मुसलसल तकरीरें कर रही हैं, पानी का मंसूबा दे रहे हैं, आपको सड़कें बना के दे रहे हैं, आपको नालियां साफ करके दे रहे हैं। ये जो तमाम सूबाई हुकूमतों के काम थे वो भी मरकज की हुकूमत आके कर रही है। तो लोग क्यों नहीं PTI को वोट देंगे? पीपल्स पार्टी से तो वैसे ही लोग तंग हैं और MKM हमारी एलाई है, तो आने वाला सिंध की गवर्नमेंट हमारी होगी। मगर मुकाबला होगा कराची शहर में आपका MKM से, ये मत भूलिएगा आप। अभी एलाई होंगे, मुकाबला तो होगा, लेकिन आप मुझे बताएं ना, कराची में पानी हम दें, कराची में ग्रीन लाइन हम दें, कराची में जो उनके बिजली के मामलात अमल करें, उनके गंद हम साफ करें। वो तो जब आ जाएगा पानी तब देखेंगे ना, अभी तक नहीं है। तो किस बात पे कराची वाले इनको वोट देंगे? सिर्फ एक ग्रीन लाइन आई है। कादिर मंदू खेल साहब, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ जो सोच रही है, इस सोच में कहीं पर भी आपको हकीकत महसूस होती है? बड़े मोबिलाइज हुए हैं आप लोग, CM सिंध जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर रोज़ाना खिताबात कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च भी आप लोगों ने निकाला, सब कुछ किया, भरपूर गहमा गहमी अंदरूनी सिंध में। तो ये PTI का आपको खौफ है जो वहाँ पर इतनी गहमा गहमी आपने मचाई हुई है, सारी क़यादत आपके अंदरूनी सिंध बैठी हुई है? देखिए, अगर हमें खौफ होता तो मैं दोबारा कहता हूँ कि 33 साल बाद पीपल्स पार्टी को मेरा वाला सीट नहीं मिलता। अगर हमें खौफ होता तो हम PTI को, जिस तरह इमरान अजीज़ से परेशान होता है बिलावल साहब की जलसे जुलूस से, हम परेशान होते। सदाकत अब्बासी साहब ने जो पानी और ग्रीन लाइन की बात की है, अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आप इस शहर के वासी हो। K4 मनसूबा पिछली हुकूमत ने भी अपनी हिस्से का फ़ंड नहीं दिया, सिंध हुकूमत ने दिया, इस मरतबा भी नहीं दिए। इस मरतबा वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम फ़ंड देंगे, अभी दिए नहीं। ये K4 मनसूबे की बात करें, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हुआ। ग्रीन लाइन जो मनसूबे की बात करें, नवाज शरीफ साहब के दौर में वो 90% मुकम्मल हो गया। बकाया 10% के लिए उनके 3.5 साल लगे और 3.5 साल भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ। और अब ये भी वाकिफ़ हो कि कराची के 7 अजला में से सिर्फ एक ज़िला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का 1 रोड है। ये कराची वालों को 1100 अरब जो आपने देने थे, 120 अरब जो आपने देने थे, 162 अरब देने थे। आपकी इतनी बड़ी फ़ौज जो 29 MP है, आज अब तो 13 MNA हो गए। 13 MNA के बाद फिर मैं कुछ कहूँगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं आपको ब्लू लाइन बिल्कुल ज़रूर कह दिया आपको कादिर मंदू खेल साहब जी। बिल्कुल नहीं किया, मैं मानता हूँ आपसे जो है 6 साल में नहीं बनी। देखिए मैं इत्तफाक करूँ आपके साथ, लेकिन आप ये भी चीज़ देखिए, मैं बिल्कुल ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमने वो काम नहीं किए है जो आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक। मगर उसके साथ साथ आप ही कराची के बासी हो, आपको कॉरिडोर नज़र नहीं आ रहा है, आपको कराची में तरक्याती काम नज़र नहीं आ रहा है। जो इस 6 महीने पहले कचरा हर चैनल वाले खेलते थे, अब वो कचरा आपको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये समझो कि हम कराची ऐसा ना कहना कि सिर्फ 4 MNA हैं। देखें ये हक़ीक़त से इनके 4 MNA हैं हमारे। सुने, ये वो ठीक है, आपको मैं दोबारा फिर ये दावत दूंगा। और दूसरी बात ये है
कि मैं आज अभी आपके DSNG से पहले मैं थर से पहुंचा हूं, और मैं आपको ये भी आपने पिछले मुख्य कि मैं आपके ज़रिए तमाम मीडिया चैनल को दावत देता हूं, आइए थर देखें। मैं आपको खुदा की कसम बता रहा हूँ ना कि इतना तरक्याती काम आपको कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे जो थर में है, जो थर में डेवलपमेंट हुए, जो थर में अस्पताल है। मैं कहता हूँ कि इतना स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल, और मैं मज़ीद तस्वीरें भी शेयर करूँ। सवाल ये है, आपकी 14-13 MNA 29 MPA के बावजूद आपने कराची को क्या दिया है? अब्बासी साहब की से पूछ रहा हूँ, हम तो सिर्फ 4 MNA है, 4 भी एक में अभी आया हूँ 7 महीने पहले। 1100 अरब रुपए का पैकेज। ये जो बड़े बड़े मनसूबे 1100 अरब, 162 अरब, 120 अरब, वो कहाँ गए उसमें? और ये जो एक ग्रीन लाइन बता रहे, वो तो नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था। अब ये किसी और के प्रोजेक्ट में तख्ती लगा के और चले उसको आपका मानना ये उन्होंने कुछ नहीं किया, और आपका मानना ये है कि आपने थर को बना दिया। एक अस्पताल का भी आप जिक्र कर रहे हैं, बुनियादी निज़ाम सेहत को भी ज़रा देख लें, कराची के नाले किसने साफ किए ये भी देख लें, ग्रीन बस बहरहाल चली तो किसने चलाई ये भी देख लें। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही निगेट कर दें उनकी कोशिशों को। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, नहीं मैं मानता हूं 10% काम उसने किया। सर बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, बिलावल साहब तो मान रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी हमला कर देना चाहिए और अवामी दबाव भी डालना चाहिए। आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है 23 मार्च से पहले या 23 मार्च के बाद? सर पहले तो मैं एक मिनट ऐड करूं कि जिस पार्टी से आपका पेशावर BRT जो 1 साल में बनना था वो 6 साल में कंप्लीट नहीं हो सका, 7 साल में, 5 पिछले और 3 ये 8 साल में कंप्लीट नहीं हो सका। 20 अरब का प्रोजेक्ट 100 अरब क्रॉस कर गया। वो कराची में हमारे किए हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर तख्तियां लगाएंगे। ये इनकी तो इनका ये उन्होंने बोला ना कि हम मुल्की पार्टी हैं, हम पाकिस्तान की पार्टी हैं। पाकिस्तान की पार्टी अपने आप को ये इन्होंने कहना, इन्होंने ये कौमी पार्टी इसलिए है क्योंकि इन्होंने CPEC बंद कर दिया जो धड़ाधड़ चल रहा था। इन्होंने पाकिस्तान में IMF के आगे बेच दिया। इनकी जो आपकी ग्रोथ हो रही थी उसको रोक दिया। इन्होंने जितना इस कौमी पार्टी ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, इस कौम को पहुंचाया, पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में नहीं पहुंचा। इन्होंने PM हाउसेज, आज भी गरीब बंदा मुंतजर है कि PM हाउसेज का बजट जो खत्म होना था और वादा होना था वो किधर है? जो गवर्नर हाउसेज को गिरा के यूनिवर्सिटियां बननी थी वो किधर है? फूड इन्फ्लेशन उन्होंने 21% पे ले गए। एक्सटर्नल डेट, सर ये एक्सटर्नल डेट की बात करते थे 160 बिलियन पे ले गए। ये कौन सी बातें करते हैं? ये किस मुंह से कह सकते हैं कि हमने कराची को ये दिया और इधर दिया? अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर हाईएस्ट 15% मुल्क में पहुंच गया। तो किस गरीब के लिए काम कर रहे हैं? आपको पता है कि एक सरकारी अस्पताल में जो मुफ्त की दवाई मिलती थी वो इन्होंने बंद कर दी। एक किडनी का जो डायलिसिस का पेशेंट है, इनसे पूछें, इन्होंने डायलिसिस बंद कर दिया अस्पतालों के। और आज चौथे साल का जब एंड आ गया तो ये बात कर रहे हैं कि हमने ये पैकेज ले लिया कि इनके घरों में हेल्थ कार्ड्स आएंगे। सर ये 4 साल के झूठ हैं। अवाम ना कल इनके झूठ मानती थी, क्योंकि अगर इन्होंने एक चीज के ऊपर डिलीवर किया हो, वो 8000 अरब के दिन जो आने थे टैक्स कलेक्शन में, वो अरबों डॉलर के दिन जो आने थे बाहर से, वो 300 इकोनॉमिस्ट के दिन हैं जिन्होंने आके जो तैयार बैठे हुए थे, इनका पहले साल असद उमर को उठा के बाहर फेंक दिया क्योंकि उनके पास नहीं था। तो सर आप मुझे बताएं कि इन्होंने अवाम के लिए क्या किया है और अवाम इनके लिए क्या मतलब पाकिस्तान की अवाम को उन्होंने मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, ये तो देखिए आप बयान करते हैं, मैंने भी अपने इब्तिदाइया में सारी चीजें बयान की। मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि क्या 3.5 साल के बाद आपकी पार्टी ने भी यह फैसला कर लिया कि तहरीक इंसाफ को यह मौका फराहम करें कि वो सियासी शहीद बन जाएं, या 2023 का इन सारी बातों के बाद आपको लगता है कि सर इस सारी बातों के बाद आपको लगता है कि आज भी वो सियासी शहीद बनेंगे? आप डू यू एक्चुअली वांट टू टेक पाकिस्तान टू अ पॉइंट दैट कंट्री कैन नॉट रिटर्न? सर ये हम नहीं बनेंगे सर, चौथा साल पूरा हो गया है दिस ये अभी आगे आज से अभी 3-4 महीने बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाता है सर। इसमें अपनी चीजें इवेंट्स क्लोज और वाइंड अप होती हैं, अपने चीजें अनाउंस नहीं हो रही होती। ये तो ऐसी गवर्नमेंट है जो आज भी बैठ के अनाउंसमेंट्स कर रही है, हम ये करेंगे, ये हो जाएगा, वो होगा। मतलब what have they done? What have they achieved? What have they given to the people of Pakistan? सर अभी भी सवाए उम्मीद झूठी बातें। इनका एक नारा था, सबसे बड़ा स्लोगन, करप्शन 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 के खिलाफ। CPI इंडेक्स क्या बताती है, करप्शन प्राइस इंडेक्स, कि आपका मुल्क जो है 6 पॉइंट्स ऊपर चला गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या चलती है कि पुरानी हुकूमतों से ज्यादा करप्शन आज हो रही है। सर ऑपोजिशन क्या ये मौका देगी किस चीज का इमरान खान साहब को कि वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अरसे तक रहने वाले वजीर आजम बन जाएं और ये हुकूमत 5 साल पूरी करे? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि अगला साल तो इलेक्शन का साल है, इलेक्शन की तैयारी में सब चले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि
अभी तो मामला चलेगा, ये एहतजाज वगैरह जो है बस। सर अगर इमरान खान को पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा दुश्मन, सर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर फॉरेन को बंदा नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन आज ये बंदे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इन्होंने डेमोक्रेसी को सर स्टेक पे लगा दिया है। आज हम क्या बातें कर रहे हैं, आप 4-4 शोज में हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म इज द राइट वे और इज इट डेमोक्रेटिक, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म इज द राइट वे। यही डेमोक्रेसी थी, यही पार्लियामेंट्री फॉर्म था जिसने पाकिस्तान को अंडर डेवलप्ड नेशन को इमर्जिंग मार्केट में ले गया, अंडर डेवलप्ड नेशन को पहली दफा डेवलपिंग नेशन का स्टेटस मिला। यही डेमोक्रेसी थी जिसमें ब्लूमसबर्ग कहता था पाकिस्तान इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रीजन। यही पार्लियामेंट थी जब आपका रुपी स्ट्रेंथन हो रहा था, यही पार्लियामेंट थी जब आपका सीपैक, चाइना वाज देयर टू इन्वेस्ट, टैपी, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे मुल्क पाकिस्तान में काम करने के लिए तैयार थे। वेयर इज द सीपैक? इनको चौथा साल हो गया है। द चाइनीज प्रेसिडेंट, मतलब वो कहां गई मीटिंग्स, वो कहां गए सीपैक के काम, वो कहां गई अरबों हजारों नौकरियां। चाइना जा रही है आज सर इमरान खान साहब चाइना जा रहे हैं, पॉलिसीज की वजह से हमने पूरे सिस्टम को क्वेश्चन मार्क आ गया है। और अगर इफ दिस गाय इज नॉट सेंट होम, पाकिस्तान इकोनॉमी विल कम टू अ पॉइंट देयर विल बी नो रिटर्न। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। और मैंने बीच में भी यह बात कही थी सदाकत अली अब्बासी साहब, जब ऑपोजिशन भी बातें कुछ करे और परफॉर्म कुछ करे, हुकूमत के दावे कुछ और हो लेकिन नताइज कुछ और आ रहे हों, तो फिर अवाम का एतमाद तो निज़ाम से हटता है। ये जो बातें हो रही हैं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, क्या वाकई इसमें कोई सदाकत एक सी लेवल पर डिस्कस हुआ है? आप तो तकरीबन मीटिंग्स में बैठते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें, कहीं डिस्कस हुआ है ये? जी मसूद, चूंकि बड़ी देर बाद मेरी बारी आई है तो बहुत सारे सवाल आए हैं, तो मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ और कुछ और सवाल। अभी मेरे भाई दानियाल साहब कोई नवाज शरीफ दौर की कोई इकॉनमी की बहुत बड़ी कोई तारीफ़ें गिन रहे थे और बड़े कसीदे पढ़ रहे थे, तो बड़ी सीधी सीधी 2-4 बातें हैं। 2018 हमें हुकूमत मिलती है, $19.5 अरब का खसारा है और रिजर्व में ख़जाने में सिर्फ $7.5 अरब पड़े हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान ख़त्म था। 5 साल नवाज शरीफ के दौर में कर्ज़ों से निजात के लिए एक्सपोर्ट होती है। पीपल्स पार्टी 5 साल पहले $25 अरब की एक्सपोर्ट हासिल करके जाती है और नवाज शरीफ पूरे 5 सालों में 25 अरब से नीचे रहते हैं। पाकिस्तान अपनी मंजिल खोता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोविड को भी हैंडल किया, 5.4% की ग्रोथ है। रिजर्व जो है वो $25 अरब से ज़्यादा है। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड है 30 अरब, रेमिटेंसेस 32 अरब, रेवेन्यू पाकिस्तान की तारीख का 6000 अरब। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है। पाकिस्तान के जितने मुखालिफ हैं उनको पेट में मरोड़ पड़ रहा होगा। सी पैक पूरी तरह अपनी आबोताब से जारी है, रोडें कनेक्ट हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। आपका जो रशा केई का जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस पे काम हो गया है, धाबे जी पे काम चल रहा है। बाकी जो आपकी हकला DI मोटरवे है वो तैयार हो रही है, डैमों पे काम शुरू हैं। बाकी जो मेरा भाई जो भी मायूसी बेच रहे हैं इनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, इन्होंने सवाल किया कि कहाँ गए वज़ीर आज़म के खर्चे, तो नवाज शरीफ के पास 8 कैंप ऑफिस थे। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में रहते हैं और शाम को अपने फॉर्म पर मुझे जल्दी से बता दीजिए। नवाज शरीफ साहब के दौरे चेक करें, जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के 25-25 दौरे। इमरान खान एक जगह भी प्राइवेट दौरे पे नहीं गए। नवाज शरीफ जाते हैं जहां एक ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे, एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। इस ब्रेक के बाद वापस आता हूं, ये ब्रेक जरूरी है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। सदाकत भाई, बिल्कुल हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिएगा, क्या सदारती निज़ाम के बारे में किसी मीटिंग में कहीं बात हुई है? वज़ीर आज़म के जहन में कोई भी ऐसा सवाल मौजूद है, कोई बात मौजूद है? सदाकत साहब मुझे नहीं सुन पा रहे। अच्छा, कादिर मंदूखेल साहब, ये जो बातें हो रही हैं सदारती निज़ाम की, आपकी क्या इत्तलात हैं, किसके जहन की इख्तरा है ये? आप अगर मुख्तलिफ TV चैनल में PTI के रहनुमाओं की आप गुफ्तगू सुन लें, वो सब के सब इसको कबूल कर रहा है और इनको सपोर्ट कर रहा है। ख़ुद इमरान नियाज़ी साहब से जब सवाल किया गया तो मुस्कराया और एक PTI के एक MNA साहिबा ने तो यहाँ तक बोला कि ये अपोजिशन की। सदाकत भाई को आवाज़ जा रही है, मैं उनसे तस्दीक ले लूँ इसकी। सदाकत भाई, क्या वाकई PTI के अंदर ये बात हो रही है कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए?
नहीं देखें, कोई पीटीआई में ऐसी डिस्कशन नहीं हो रही। कोई निज़ाम पे कोई भी बहस हो सकती है, लेकिन किसी जगह पीटीआई को ना इसकी फिलहाल ज़रूरत है। हम तो पार्लिमानी निज़ाम में रह के इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। जैसे आपने खुद ही कहा कि नवंबर तक इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे लंबे रहने वाले वज़ीर आज़म भी हो जाएंगे। और बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, वक्त खत्म हो गया। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। कादिर मंदूखेल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत अगर 5 साल अपने पूरे करती है तो मुझे ये लगता है कि अगला जो इलेक्शन होगा वो अपोजिशन के लिए आसान इलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए अपोजिशन की यह ख्वाहिश है कि 5 साल से पहले हुकूमत घर चली जाए। होगा क्या ये तो वक्त ही बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।